हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। मतलब इक्विलिब्रियम के बारे में तुम लोगों ने काफ़ी कुछ ज़्यादा 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर जिसने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम सब कुछ बताएंगे। मतलब 11th क्लास अगर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं ना तो भी तब भी तुम्हें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो पूरा कोर्स आएगा, जो भी कंटेंट आएगा, जो भी टॉपिक हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, सब में तुम्हें इस तरीके से बताया जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बस कुछ बेसिक बेसिक बातें याद रहनी चाहिए, उतना से काम चल जाएगा बस। लेकिन एक बात यह है कि 12th क्लास की हर वीडियो शुरू से देखनी होगी, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। मतलब पहली वीडियो से देखो, तब जाके सारी वीडियो समझ में आएंगी, तब सारे टॉपिक समझ में आएंगे। हम अब बात करते हैं। देखो, हाँ, उससे पहले हम बात क्या कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या होता है। इक्विलिब्रियम में होता है कि जब किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे देखो, मान लो हमारे पास ए है प्लस बी है। मान लो ए 2 kg है और ये मान लो 3 kg है। ये जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो सी कम मतलब कोई बनता जा रहा है। मतलब इनके अमाउंट घटता जाएगा, इसका अमाउंट इन दोनों का अमाउंट घटता जाएगा, इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का अमाउंट फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब हमने इसका मान लिया कि इसका अमाउंट हो गया है 0.5 kg, मतलब आधा kg, और इसका बचा 1 kg। यहाँ तक दिक्कत कोई समस्या? और इसका हो गया कितना, इसका हो गया है 4.5 kg। अब इसके मास में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्या कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा? मतलब जब तक हम कुछ कंडीशन चेंज ना करें। कंडीशन चेंज करोगे अमाउंट में चेंज आएगा, तब नहीं घबराना है। तो वही मैंने कहा कि शुरू से सारी वीडियो देखनी होगी और एक चीज़ को ही फॉलो करना होगा। 10-10 जगह बंदर की तरह उछलोगे ना तो घर कहीं नहीं बसेगा, मतलब गुफा तुम्हारी कोई भी नहीं कहलाएगी। तो हाँ, इतना समझ में आ गया है। एक आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और अगर आखिरकार तुम यहाँ देखने को मिलेगा तो यहाँ देखने को मिलेगा कि जो सेल पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। उसकी वैल्यू 0 क्यों हो जाती है? क्योंकि जितना पोटेंशियल कैथोड में है उतना ही पोटेंशियल एनोड का हो जाता है। तो जब दोनों, और ई सेल की वैल्यू तुम क्या निकाल रहे थे, ऐसे तो निकाल रहे थे कि ई कैथोड माइनस ई इलेक्ट्रोड ई एनोड, इसलिए दोनों के बराबर बराबर हो जाएगी, तो इन दोनों में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, जो सस्ती सी सिंपल सी इतने सालों इतने दिनों से पढ़ते आ रहे उसी के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास ये रही आयनिक फॉर्म में। क्या रही? आयनिक फॉर्म में। वैसे अगर तुम इसको इसमें लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो, इसका मतलब किसी के साथ भी लिख लो तो हम कॉपर सल्फेट के थोड़ा, क्योंकि आयंस वाली इक्वेशन समझ में नहीं आती है। लेकिन इक्वेशन तुम्हें आयंस में इसलिए लिखी मिलती है ताकि ये तुम्हें कंडीशन बताई जाती है सॉल्यूशन की। कहाँ की कंडीशन बताई जाती है? सॉल्यूशन की। इस बात को थोड़ा याद रखना कि ये कंडीशन बताई जाती है सॉल्यूशन की, इसलिए आयनिक में लिखा जाता है। कुछ नहीं, ये मान लो कि तुमने आयन ये लिया, कोई सॉल्यूशन है, इसमें तुमने कॉपर सल्फेट जैसे ही डाला, ये वाटर था, कॉपर सल्फेट डाला, ये ब्रेक में हो जाएगा, एक Cu+2 SO4-2 में हो जाएगा। इसका कंडीशन मतलब यही था। देखो, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन लिखी है वो इस तरीके से लिखी है, जिंक प्लस कॉपर +2। ये बस इतना तो दिख ही रहा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन है। गिब्स Zn+2 एक्वस और कॉपर सॉलिड, मतलब ये कॉपर के एटम में जिंक के एटम, इसलिए सॉलिड यहाँ लिखा है। देखो, बेसिक बात क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हमें जो फुल इक्वेशन है उसको हम हाफ लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, एक चीज़ और बता दें कि एन ऑक्स मतलब एनोड पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ एनोड हो जाएगा। रिडक्शन होता है कहाँ? कैथोड पे, ये कैथोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं हाफ रिएक्शन। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
हाफ रिएक्शन या हाफ सेल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ का यहाँ हो रहा है। इस आखिर का कंडीशन कैसी होगी, जिंक होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा। कन्फर्म, इतना समझ में आ गया है। देखो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, इसका मतलब Zn+2 मतलब जिंक के आयंस में जो आयंस हैं, कैटायंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन में तुम्हें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इसका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जैसे जैसे होगा, मतलब जैसे जैसे आयंस फॉर्म होते जा रहे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जा रहे, वैसे वैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। कन्फर्म है। अब हम बात करते दूसरी तरफ, जहाँ क्या बात करने वाले हैं, जहाँ हम बात करने वाले रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन हाफ सेल। तो हमने कहा रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन तो कैथोड पे ही, एनोड पे हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखो इसको इस तरीके से लिखना है। रिडक्शन में क्या होता है, आखिरकार रिडक्शन में एक कॉपर बन रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कॉपर आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तब जाके कॉपर्स बन रहा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये विजुलाइज ही नहीं हो पा रहा हो, क्योंकि आखिरकार पुरानी वीडियो देखो नहीं होगे, अगर देख भी ली होंगी तो भूल जाते हो बच्चे जल्दी जल्दी। तो इस तरीके से समझो कि एक हाफ सेल ए रहा है, हाफ सेल ए रहा है, और ये रहा है। इसमें मान लो जिंक है और यहाँ मान लो क्या, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि ये जिंक है, जिंक का मेटल कोरोड हो रहा है। कोरोड मतलब होता है गलना, गलने का मतलब होता है कि ये जिंक है जो वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। ये जिंक जो आयंस हैं ये सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे आते जा रहे हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और यहाँ जो सॉल्यूशन के अंदर है, जो क्या नाम है, इस बेसिकली इसके अंदर Cu+ आयंस है ना, कि नहीं, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसको जो Cu है इससे जाके इंट्रैक्शन कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कॉपर्स में यहाँ एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं एटम में। इसकी कहानी मतलब होता है ये। तो मुझे उम्मीद है क्या, तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। तो बेसिकली देखो हम इस बेसिकली यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ Cu+2 मतलब कॉपर के आयंस की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉपर की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो तुम्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपन ने इतना बेसिक सी बात अभी देखी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसको इस तरीके से समझना है, जैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल था मान लो 15, मान लो ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, हमने क्या माना, इसका था 15, तो 15 से क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो मान लो डिक्रीज होते होते ये आ गया 8 पे। यहाँ है एनोड, मतलब जहाँ हो रहा ऑक्सीडेशन, इसका इनिशियली 0 था, हमने क्या कहा, इसका ये क्या होता जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखो ऊपर वाले का डिक्रीज हो रहा है, नीचे वाले का इंक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। जैसे ही दो पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं वैसे ही चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। अगर तुम्हें गलती से फिजिक्स का थोड़ा भी याद रहा हो, क्या याद रहता है कि अगर दो जगह, मान लो यहाँ भी 10 वोल्ट है और यहाँ भी 10 वोल्ट है, अगर दोनों जगह चार्ज वोल्टेज की अमाउंट बराबर है तो करंट कहीं भी फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, मतलब चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। ऐसी ही कंडीशन हमने यहाँ देखी कि जब दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है,
करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा वैसे ही क्या कहेंगे कि सेल स्टॉप हो गया। और क्या सिंपल सी बात है कि सेल में से फिर देखो मतलब ये है कि यहाँ अगर हम बल्ब लगाएंगे, यहाँ बल्ब लगाया, मान लो हमने बल्ब लगाया है, एलईडी लगाई तो ये ग्लो नहीं करेगी। क्या यहाँ ग्लो नहीं करेगी। मतलब ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसी ग्राफ से अगर इसे थोड़ा हम और सही से बना देते हैं, देखो ये बेसिकली इस तरीके का ग्राफ है, इस तरीके का ऐसा। ये जो है ये है रिएक्शन की प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। और यहाँ है, यहाँ पता क्या है, यहाँ है रिडक्शन पोटेंशियल। ई यहाँ से हो रहा है मतलब ये वाली रिएक्शन का कैथोड का मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, अलग अलग कलर से बनाते हैं, इस तरीके का हो रहा है। जो ऊपर वाला ग्राफ शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि Cu+2 से किस में हो रहा है, Cu में। मतलब ये है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये है रिडक्शन का, यहाँ रिडक्शन का दिखाया जा रहा है, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीमेंट आ रहा है। ये दिखाया जा रहा है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, एक टाइम आएगा कि दोनों में बराबर आ जाएगा। जहाँ पहली बार मैच करेगा, जहाँ पहली बार मैच करता है उसी को बोलते हैं क्या हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। बोले यहाँ कोई आ जाए, यहाँ से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देखो क्या होगा कि देखो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एनोड का और कैथोड का दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बराबर हो जाती है। जैसी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बराबर हुई वैसे ही क्या होता है कि बैटरी स्टॉप हो जाती है, मतलब हम कह सकते हैं सेल स्टॉप हो गया है, और कह दिया जाता है कि अटेन इक्विलिब्रियम। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी को करते हैं अपने यूज़ में। कि आखिरकार इसकी हेल्प से तुम किसी भी रिएक्शन का, जो रिएक्शन कराई जा रही है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो। एक चीज़ और बता दें कि अगर सेल वर्किंग पे है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। याद रखना, अगर सेल से कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अगर कोई सेल इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब ये है कि उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब इसका कन्वर्स भी कहेंगे, कर किसी सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, सर्किट सब कुछ कंप्लीट है, इसका मतलब है कि उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर ली है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो जनरली जैसे मान लो, जैसे हमारे पास ये जान लो ये रिएक्शन थी, कॉपर +2 जिंक +2 कॉपर। मान लो हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन थी। अगर हम लिखते हैं इसका रिएक्शन कोशेंट हम तब लिखते हैं जब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आई होती है। तो क्या करते हैं, पहले इसकी मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, फिर इसकी लिखते हैं, और फिर लिखते हैं इस साइड की मोलर कंसंट्रेशन। मतलब पिछली बार अगर वीडियो किसी ने थोड़ी ढंग से भी देखी तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से लिखते हैं। अगर यही देखो, और जो सॉलिड होता है, सॉलिड उसकी मोलर कंसंट्रेशन हम 1 लेते हैं, तो इसकी 1 ले लेंगे और इसकी 1 ले लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो हम क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि Zn+2 और कॉपर +2। और शायद यही अगर तुम्हें याद हो तो हम लॉग के अंदर यही वैल्यू लिख रहे थे। जब यही चीज़ इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो इसी क्यू को हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं Zn+2 और कॉपर +2। एक चीज़ याद रखना, बच्चों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लोग सोच लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम आने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट बराबर हो जाती है। नहीं होती है। इक्विलिब्रियम का आने का मतलब ये होता है कि दोनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो अपन ने इतना समझ लिया है, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो यहाँ आखिरकार तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है नस्ट की इक्वेशन। किसके लिए, सेल की। तो इसके लिए होती है सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है स्टैंडर्ड की, वो होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड।
वही रिडक्शन पोटेंशियल, इस चीज़ का याद रखना। तो माइनस 2.303 RT अपॉन ANF लॉग, और यहाँ लिखते हैं Q की वैल्यू। जब Q की वैल्यू यहाँ करोगे तो Q की वैल्यू तुम्हें क्या लिखनी है, यहाँ लिखनी है Zn+2 और कॉपर +2। अब ये जो A होती है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तुम बेसिकली 2 देख सकते हो। देखो कितने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, 2 का, तो हम 2 लिख देंगे सिंपल सा। तो यहाँ लिख लोगे तुम 2। मुझे उम्मीद है इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया कि इक्विलिब्रियम पे आने पे क्या हो जाता है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब इसी को, इतने इक्वेशन को लिखनी है इक्वल टू 0 के बराबर है। तो E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F अपॉन लॉग। देखो इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इसी Q को हम K लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखना स्टार्ट कर देंगे, K लिखना स्टार्ट कर देंगे। और इस समय इक्विलिब्रियम पे जो भी सी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, वो लिखते हैं। क्वेश्चन कराएंगे, आ जाएगा समझ में। तो हम लिखेंगे Z मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कन्फर्म है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। मतलब इसी को KC, तो मतलब चाहे तुम A लिखो चाहे तुम KC लिखो, दोनों की मतलब एक ही है। अब हाँ, अगर हम तुम बात कर रहे हैं क्या नस्ट इक्वेशन की, मतलब इसकी सेल पोटेंशियल निकालते हैं, तो एक चीज़ याद रखना कि टेम्परेचर की वैल्यू लेते हैं हम 298। हमारे पास अभी हमने बताया था ना कि मोलर मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कई फैक्टरों पर डिपेंड करता है, जैसे मेटल पर डिपेंड करता है, आयंस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कंसनट्रेशन डिपेंड करता है। अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा कि अगर हम कंसनट्रेशन चेंज करें तो क्या चेंजेस आते हैं स्टैंडर्ड से, लेकिन टेम्परेचर वही 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस लेना है, इतना लेंगे। तो अगर किसी को याद पता हो तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व करके लाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, 0.059। और यहाँ n रहता है क्या, खैर नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है रिडक्शन में। तो ये रहा n log KC, log KC इक्वल टू n E0 सेल अपॉन 0.059। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से लेना है। तो बस इतना बहुत है, सॉल्व करना सीख जाओगे तो फिर ये लॉग से इसमें जाने के लिए एंटी लॉग यूज़ करते हैं, उसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, फिर तुम्हें वैल्यू दी रहेगी, तुम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इतना मेरा था कि इतना बेसिक तुम्हें समझना था। अब हम क्या करते हैं, एक NCERT का सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाए। हाँ, अब 11th क्लास तुमने पढ़ी नहीं है तो बता दें इसका जो K होता है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होती बताता है कि आखिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन कितनी प्रोडक्ट के तरफ बढ़ी, मतलब जितनी ज़्यादा K की वैल्यू होगी समझ लो कि उतनी ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड की गई है, मतलब उतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। बेसिक से इतना समझ सकते हैं कि आखिर बताते हैं कि रिएक्शन का एक्सटेंट मतलब रिएक्शन ने कितना ज़्यादा अपना कंप्लीट करा है, मतलब उसने कितना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज करा है। तो हम क्या करते हैं, NCERT सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये रहा अपने पास सस्ता सा सिंपल सा एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये अपने पास रिएक्शन है इस तरीके की, ये रहा है, अभी सॉल्व करना है। क्या उस इसमें क्या सॉल्व करना वही आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस देखो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ समझने का। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो सेल है उसका हमें रिएक्शन दी है, कॉपर प्लस 2Ag प्लस एक्यूएस गिव्स कॉपर प्लस 2 एक्यूएस और 2Ag सॉल्व। देखो हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब K की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें निकालनी K की वैल्यू।
अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझोगे कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ताकि थोड़ा फील समझ में आ जाए। देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। एन ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। तुम इस तरीके का सेल बनाओगे तो इसका मतलब है कि यहाँ हम एनोड बनाते हैं, यहाँ हम कैथोड बनाते हैं। मतलब एनोड किस चीज़ का है, कॉपर का, और कैथोड तुम्हें किस चीज़ का देखने को मिलेगा, एजी का। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। यहाँ कोई कॉपर का सॉल्यूशन होगा, यहाँ कोई एजी का सॉल्यूशन होगा। बस। अब यहाँ तुम्हें एक चीज़ क्या गिवन रखी है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इक्वल टू ए जी प्लस ए जी। आखिरकार चेक कर लो कि रिडक्शन ही दिया है। देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। ए जी प्लस से ए जी में क्या इलेक्ट्रॉन गेन करके गया है, तो मतलब सही लिखा है इसमें 0.80, क्योंकि अगर ए लिखा होता है ना ए जी से ए जी प्लस, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो ये ऐसे लिखा होता। इसे हमें सबसे पहले किस में चेंज करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल में। और हम देखते हैं कि हमारे पास कॉपर का स्टैंडर्ड दिया है, कितना दिया है, Cu +2 कॉपर गिब्स 0.34 वोल्ट। अभी चेक करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ही, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल ही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हमें इतना सा बेसिक सा याद करना है कि फॉर्मूला लगाओ और लिख दो, log Kc इक्वल टू एन। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए 2। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ से देखो, बैलेंसिंग करने के बाद सारे कारनामे करना। वैसे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ बहुत कुछ, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। देखो, ए जी प्लस से गया ए जी में, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 1। लेकिन अगर ए जी प्लस से 2 ए जी पे गया है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 2, क्योंकि एक ए जी प्लस से गया, एक ए जी प्लस ने लिया और एक ए जी प्लस ने लिया, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2। तो अपन ने इतना लिख लिया है 0.059/2। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या, सॉरी मतलब यहाँ ए लिखेंगे ना, 2 × ई नॉट की वैल्यू बोलो, ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल, अब तुम कहोगे ई नॉट ऑफ सेल तो अपन को दी नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा है कि ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या होती है, वो होती है कि कैथोड का और एनोड का, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का कितना दिया है, कैथोड का तुम्हें दिया है 0.80, एनोड का कितना दिया है 0.34, सॉल्व करके 0.46। तो क्या लिखोगे 0.46 अपॉन 0.059, वैल्यू आएगी 15.6। तो Kc की वैल्यू मतलब एंटी लॉग लगाएंगे। यहाँ तक अगर कर ली तो पर्याप्त है, तुम्हें बेसिक से यहाँ तक आना चाहिए। वो तो सिर्फ कैलकुलेटर से यूज़ करोगे, फिर तुम्हें वैल्यू दी रखी होगी, यहाँ नहीं घबराओ कि आखिरकार कैसे आया है। लेकिन उससे पहले की सारी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि आखिरकार किस तरीके से कराया क्वेश्चन जा रहा है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब होता है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आए, जब प्रोडक्ट मतलब ना, देखो सुनो, ये इस ग्राफ को तुम देखोगे तो आखिरकार यहाँ से देखने स्टार्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो क्या होता है, कैथोड का, ये कॉपर कैथोड ही है ना, देखो, हाँ कैथोड का और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि रिडक्शन मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आने पे कैथोड का और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस तरीके से अपन को हैंडल करना है।
ऐसे अपने पास क्वेश्चन बहुत हैं, अपन कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने ट्राई करोगे उतना समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कितने के साथ करें? 3 फ्रेंड के साथ, ताकि हमारी हम थोड़े मतलब ज़्यादातर बच्चों तक पहुँच सकें। झूठ अपन को बोलने का फ़र्क ये नहीं कि ऐसा करो, वैसे सच बोलते हैं कि यार ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेंगे, ज़्यादा बच्चों की हेल्प करेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो नई नई चीज़ें लेके आएंगे। मुझे वो सब बहुत ख़राब लगते हैं जो झूठ बोलते हैं। झूठ किस लिए बोलते हैं? अपने फ़ायदे के लिए। जो सच है बोलो यार, बच्चे आज के समझदार बहुत हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।